बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन involve designing the objects, classes and the relationship between different classes। ऑब्जेक्ट हमारे पास किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस होता है। इसके अलावा अगर हम लोग इस तरह इसको डिफाइन करें कि एंटिटी फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड, उसको हम लोग इंस्टेंस बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके साथ हमारे पास जो क्लास होती है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ टेम्पलेट, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड ऑपरेशंस। इसके साथ रिलेशनशिप की बात करें तो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, उसको हम लोग रिलेशनशिप बोलते हैं। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में एक सिंपल सी एग्जांपल लें कि एक हमारे पास टीवी है, तो टीवी में हमारे पास कुछ डाटा होगा और कुछ उसके ऑपरेशंस होंगे। अगर टीवी के डाटे की बात करें तो उसमें हमारे पास ऑन ऑफ उसका डाटा होगा, इसके साथ चैनल वो डाटा होगा, और इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम लेवल जो होगा वो इसका डाटा होगा। अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन में हम लोग जो ऑन ऑफ है उसको टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ चैनल की बात करें तो चेंज चैनल हम लोग कर सकते हैं, उस पे जो ऑपरेशन है। इसके साथ वॉल्यूम लेवल की बात करें तो उसका ऑपरेशन जो है चेंज वॉल्यूम हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को डिस्कस करते हैं कि जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट की बेस पे जो है वो डिजाइनिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हमारे पास ऑब्जेक्ट एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, बट होती जो है वो डिफरेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो कि हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन डोमेन और किसी भी ऑब्जेक्ट मॉडल को डेवलप करने के साथ उसका कंसर्न होता है। इसके साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो होता है किसी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट करना, और इसके साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की डेवलपिंग के साथ इसका कंसर्न होता है। इसके साथ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हुए। हम लोग बैक एंड पे कोई प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जिसमें जावा हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, इसके साथ हमारे पास पाइथन हो सकती है, पीएचपी हो सकती है, एएसपी हो सकती है। ये डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में हमारे पास ये थ्री जो है टर्म्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हम लोग एप्लीकेशन डोमेन के साथ इसको कंसर्न करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में किसी भी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एप्लीकेशंस की उनको इंप्लीमेंट करते हैं। इसके साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बैक एंड पे प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल के हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो अब्स्ट्रैक्शंस होता है किसी भी रियल वर्ल्ड सिस्टम का या किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी का, जो कि मैनेज करता है खुद को, कि किसी भी एंटिटी जिसके मुतल्लक हम लोग डाटे को कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं ये इंडिपेंडेंटली होते हैं और एनकैप्सुलेट किए होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हाइड किए होते हैं, जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट सर्विसेज टर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसके साथ जितने भी शेयर्ड डाटा एरियाज होते हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में एलिमिनेट करते हैं, और जो मैसेज की कम्युनिकेशन होती है हम लोग उसको मैसेज पासिंग के थ्रू जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड और जो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होती है वो सिक्वेंशियली हो सकती है और पैरेलल हो सकती है। ये डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है C1 के नाम से, C3 के नाम से, इस तरह ऑब्जेक्ट C4 के नाम से, C5। ये डिफरेंट क्लासेस हैं और क्लासेस के साथ ये हमारे पास 1 2 3 4 5 जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, जो कि एरो से इनको इंडिकेट किया गया है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट जो है वो कर रहे हैं।
इसके बाद आ जाता है हमारे पास के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की एडवांटेज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल के इजी टू मेंटेनेंस, कि हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे लिए बहुत इजी होगा कि हम लोग उसको अंडरस्टैंड करके उसकी मेंटेनेंस कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको इजीली हम लोग रीयूज कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का, वो ये है कि हम लोग रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं। इसके साथ कुछ हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जिनकी कन्वर्जन जो होती है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में सिस्टम ऑब्जेक्ट में हम लोग इजीली कर सकते हैं कि डिफरेंट हमारे पास जो एंटिटीज हैं उनकी मैपिंग करनी है, उनकी कन्वर्जन करनी है, तो वो हमारे पास इजी होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि मैं स्टार्ट में भी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल वर्ल्ड मॉडलिंग एंटिटी फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड, कि जिस चीज के मतलब हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्लासेस हमारे पास क्या होती हैं? क्लासेस हमारे पास इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंड ऑपरेशंस। ऑब्जेक्ट हमारे पास जो होती हैं वो एंटिटीज होती हैं जिनमें हम लोग डाटे को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसी भी एंटिटी के मतलब हो सकता है। इसके साथ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्लासेस होती हैं वो टेम्पलेट्स होती हैं। क्लासेस आर ब्लूप्रिंट्स, जो कि टेम्पलेट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिनको हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग क्लासेस को डिफाइन करते हैं, क्लासेस में हम लोग डाटे को लेते हैं, डाटे के बाद हम लोग डिफरेंट मेथड्स को डिफाइन करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग क्लासेस के ही नाम से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्लासेस होती हैं वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर सकती हैं। सबसे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का फीचर होता है इनहेरिटेंस, कि क्लासेस को रीयूज, कि जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई भी एक एंटिटी है जो कि जिसकी कोई ना कोई हमारे पास एक स्टेट होती है, जिसमें हम लोग सेट ऑफ ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं। और ये जो स्टेट होती है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट क्लाइंट के साथ एसोसिएट करते हैं, जिसके थ्रू हमारे हमें रिक्वेस्ट आती है और हम उस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट क्लास के अकॉर्डिंग ही क्रिएट होते हैं, कि हम लोग पहले क्लास को क्रिएट करते हैं, क्लासेस के बाद हम लोग उसके डेफिनेशंस को करते हैं। क्लासेस की डेफिनेशंस में हम लोग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, डाटा लेते हैं, डाटे के बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, मेन फंक्शन में जाके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडलिंग लैंग्वेज है, जो कि किसी भी डेवलपर को अनेबल करती है कि वो स्पेसिफाई कर सके, विजुअलाइज कर सके और कंस्ट्रक्ट कर सके। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स को आर्टिफैक्ट कर सके कि किस तरह वो नजर आएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें तो डिफरेंट नोटेशंस हमारे पास होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को प्रपोज करने के लिए। 1980 से 1990 तक तो जो है इसको प्रपोज किया गया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को किस तरह प्रपोज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल को यूज करते हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमारे पास एक इंटीग्रेशन होती है डिफरेंट नोटेशंस की, और ये जो नोटेशंस होती हैं ये डिस्क्राइब करती हैं नंबर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स को, जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में। इसके साथ ये हमारे पास एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। डिफेक्टो स्टैंडर्ड मतलब कि इसके बकायदा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, बल्कि हम लोग इस पे किसी एक पर्सन के कहने पे हम लोग उन सिंबल्स को यूज कर रहे हैं। चूंकि हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं टू टाइप्स के, एक स्टैंडर्ड हमारे पास होता है डिजोर स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होता है हमारे पास डिफेक्टो स्टैंडर्ड।
डिजोर स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके बाकायदा रूल्स रेगुलेशंस बाकायदा उनकी तहकीक की जाती है, इसके बाद उनको डिफाइन किया जाता है, उनके रूल्स रेगुलेशन को डिफाइन किया जाता है। जबकि डिफेक्टो स्टैंडर्ड हमारे पास ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जिनके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, बल्कि किसी एक पर्सन के कहने पे हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड बना देते हैं और लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज भी हमारे पास एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में यूज करते हैं। इसके अगर हम लोग एग्जांपल हैं तो ये हमारे पास एक एम्प्लॉय के नाम से एक क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास, और इस क्लास में हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है और इस डाटे में हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शंस को डिफाइन किया है। तो ये हमारे पास एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है कि जिसमें हम लोगों ने क्लास में डाटा लिया और डाटा के बाद हम लोगों ने यहाँ पे उसके फंक्शन बना लिए। तो इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना, ये हमारे पास होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। कंसेप्चुअली हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है मैसेज पासिंग के थ्रू होती है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि हम लोग मैसेज पासिंग के थ्रू ही कम्युनिकेट करवाते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट की होती है। और जितने भी हमारे पास जो सर्विसेज की नेम की रिक्वेस्ट होती है उसको हम लोग कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल करते हैं, उसके क्लासेस के नाम से हम लोग उसको कॉल करते हैं कि पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, इसके साथ फंक्शन का नाम राइट करते हैं, इस तरह उसको कॉल करते हैं। और कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द सर्विसेज, और हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज होती है जिनके थ्रू हम लोग उसको कॉल करते हैं, जो जिसके थ्रू हमारा रिजल्ट आता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम राइट करते हैं, इसके साथ डॉट लगाते हैं, डॉट के साथ हम लोग फंक्शन का नेम राइट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट जो होता है वो डिस्प्ले होता है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास मैसेज जो होती है जिसको हम लोग प्रोसीजर कॉल के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, नेम इज इक्वल टू प्रोसीजर नेम, इसके बाद इंफॉर्मेशन इसको पैरामीटर लिस्ट, इस तरह हम लोग पैरामीटर को पास करके पैरामीटर की लिस्ट डिफाइन करके इस तरह प्रोसीजर का नेम राइट करके इसको यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन को मैसेज पासिंग में। इसके बाद हमारे पास आता है जनरलाइजेशन एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हम लोग रीयूज करें क्लासेस को। चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस में हमारे पास कुछ सुपर क्लासेस होती हैं, कुछ हमारे पास सब क्लासेस होती हैं। सुपर क्लास एक ऐसी क्लास जो कि पेरेंट क्लास होती है, जबकि सब क्लास हमारे पास एक चाइल्ड क्लास होती है। चाइल्ड क्लास में हम लोग सुपर क्लास के जितने भी हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। इस फीचर को हम लोग बोलते हैं कि ये फीचर जो है ये इनहेरिटेंस का है। एक जो सब हमारे पास क्लास होती है वो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सुपर क्लास के उसको इनहेरिट करती है और उसको यूज करती है। इसके बाद यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो होती है उसको हम लोग इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, साथ उसको इनहेरिट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यूजर की रिक्वायरमेंट्स को लिए हम लोग उसको इंडिकेट कर सकते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जनरलाइजेशन एक हायरार्की आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास पेरेंट क्लासेस होती हैं, कुछ हमारे पास चाइल्ड क्लासेस होती हैं। ये एक हायरार्की बनी है, ऊपर हमारे पास पेरेंट क्लास आती है, नीचे हमारे पास चाइल्ड क्लास आती है। तो इस तरह हमारे पास एक हायरार्की बनती है और जो हमारे पास सुपर क्लास होती है उसको हम लोग पेरेंट क्लास बोलते हैं और जो हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है उसको हम लोग एक सब क्लास बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि एडवांटेज क्या होते हैं इनहेरिटेंस के। चूंकि हमारे पास इट इज एन अब्स्ट्रक्शन ऑफ मैकेनिज्म जिसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट एंटिटीज में यूज कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो रीयूज का है कि हम लोग अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस में। और इनहेरिटेंस जो ग्राफ होता है इज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज अबाउट डोमेन्स एंड सिस्टम्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल का नॉलेज जो होता है वो इनहेरिटेंस में इजीली हम लोग उसको ग्राफ के थ्रू जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह हमारी पेरेंट क्लास जो है इसके बाद हमारी सब क्लासेस आ रही हैं, किस तरह सब क्लासेस जो है वो पेरेंट क्लासेस को रीयूज कर रही हैं। इसके बाद हमारे पास एसोसिएशन आ जाती है। एसोसिएशन हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास लॉजिकल कनेक्शन जो होता है डिफरेंट एंटिटीज का, हमारे पास जो लॉजिकल कनेक्शन होता है उसको हम लोग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एसोसिएशंस बोलते हैं। ये एक हमारे पास जनरलाइज रिलेशनशिप होता है जिसको हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं। और इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं एसोसिएशन में। और इसकी हम लोग अगर डायग्राम देखें तो ये हमारे पास एक एसोसिएशन की एक रिलेशनशिप की डायग्राम बनी हुई है। तो ये एक एम्प्लॉय है,
ये डिपार्टमेंट है, ये मैनेजर है। तो जो मैनेजर होता है वो मैनेज करता है एम्प्लॉइज को, और एम्प्लॉय जो होते हैं वो मैनेज होते हैं, किससे मैनेज होते हैं? मैनेजर से। दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप बन रहा है। इसके साथ इस मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉय होता है वो किसी भी डिपार्टमेंट का एक मेंबर होता है। तो इस तरह हम लोग इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस। चूंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एक स्ट्रक्चर्ड डिजाइन प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मीन कि जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स को स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके साथ जो हमारी जो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हमारी लॉट ऑफ एफर्ट होती है इसमें। लेकिन अगर हम लोग लार्ज सिस्टम की बात करें, तो जितनी भी लार्ज सिस्टम की डेवलपमेंट होती है, जितने भी हमारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं डिजाइन मॉडल्स के, उसमें कम्युनिकेशन मैकेनिज्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एसेंशियल चीज होती है कि इसको हम लोग यूज करें, ताकि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो इजीली हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सके। इसके बाद हमारे पास सिस्टम कॉन्टेक्स्ट और मॉडल ऑफ यूज आ जाता है। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट हमारे पास एक स्टैटिक मॉडल होता है, जो कि डिस्क्राइब करता है सिस्टम के एनवायरनमेंट को, कि किस तरह उसने सब सिस्टम को शो करना है। और जैसा कि ये हमारे पास एक स्लाइड है, तो ये एक स्टैटिक मॉडल है हमारे पास, कि ये अपने पास जो एनवायरनमेंट है उसको इंडिकेट कर रही है कि किस तरह का इसके साथ इंडिकेट है, किस तरह के एनवायरनमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रही है। इसका ये फ्रंट एंड व्यू जो है ये किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको हम लोग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। मॉडल ऑफ सिस्टम जो होता है वो ये है कि डायनामिक मॉडल ऑफ, कि किस तरह हमारे पास सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट करेगा दूसरे सिस्टम्स के साथ, दूसरे इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा। और इसको हम लोग डायनामिक जो हमारे पास जो सिस्टम होता है, इसके लिए हम लोग केस डायग्राम को भी यूज करते हैं, और केस डायग्राम को हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है कि जिसमें डाटा कलेक्शन की जाती है लेयर की फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये लेयर होगी, इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग होगी, इसके बाद हमारे पास डाटा जो है वो प्रोसेसिंग के बाद डाटा आर्चीविंग होगी, और इसके बाद डाटा डिस्प्ले होगा। ये हमारे पास एक लेयर बन रही है। इसके बाद ये फर्दर इसकी डिटेल लिखी हुई है। इसके बाद हमारे पास यूज केस मॉडल्स आ जाता है कि किस तरह हम लोग अपने मॉडल्स को यूज केस डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यूज केस हमारे पास जो मॉडल होता है वो इंटरेक्शन करता है सिस्टम के, किस तरह हमने सिस्टम की यूजर के साथ इंटरेक्शन को इंडिकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, इसको बोलते हैं यूज केस डायग्राम। तो यूज केस जो हमारे पास डायग्राम होती है, इसमें हम लोग एलिप्स को यूज करते हैं। जितने भी सिस्टम के फीचर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एलिप्स को यूज करते हैं, और जिस पर्सन ने उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है उसको हम लोग एक छोटी सी उसकी डायग्राम बनाते हैं, और इसके साथ हम लोग स्टिक फिंगर्स को यूज करते हैं उसके साथ रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक यूजर केस डायग्राम है। ये हमारे पास एक यूजर है। तो यूजर की बात करें तो ये हमारे पास एक यूजर है, और ये स्टिक्स को हम लोगों ने यूज किया कि एक यूजर स्टार्टअप कर सकता है अपने सिस्टम को, शट डाउन कर सकता है, रिपोर्ट को जनरेट कर सकता है, कैलिब्रेट कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, और उसको टेस्ट कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक यूजर केस डायग्राम है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यूजर केस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन जो होती है वो किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग एक्टर्स को लिखते हैं, एक्टर्स के बाद हम लोग उसकी जो भी वो वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग राइट करते हैं। डाटा जो होता है उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं। इस तरह जितना भी रिस्पांस, जब वो क्लिक करता है तो क्या रिस्पांस आएगा, कमेंट्स क्या होंगे, ये सारी डिस्क्रिप्शन हम लोग देते हैं। जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करते हैं, तो उसमें यूजर केस डायग्राम जो होती है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारे पास, कि यूजर को हम लोग अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये यूजर केस डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। कि पहले हम लोग क्या करते हैं, यूजर की डायग्राम बनाते हैं, उसके साथ स्टिक्स को यूज करके जितने भी फीचर्स होते हैं सिस्टम के उनको इंडिकेट करते हैं कि एक यूजर जो होता है वो इन फीचर्स को यूज कर सकता है। क्योंकि हमारे सिस्टम में डिफरेंट यूजर होंगे और डिफरेंट यूजर की डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखें तो एक यूजर जो है वो अपने सिस्टम को स्टार्टअप कर सकता है, शट डाउन कर सकता है, रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। मे भी दूसरा यूजर जो है वो रिपोर्ट को जनरेट ना कर सकता हो। तो इस तरह हम लोग डिफरेंट जो यूजर केस डायग्राम्स होती हैं इनको ड्रॉ करते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, जिसमें आज हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को डिस्कस किया है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हम लोगों ने देखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हमारे पास इन्वॉल्व जो होता है वो क्या क्या होता है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में जो इन्वॉल्व होती हैं मेन चीजें, वो हमारे पास इंस्टेंस होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट होता है, और क्लासेस होती हैं और रिलेशनशिप होता है। ये तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हमने डेवलपमेंट में देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। इसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने उसकी इंटरेक्शन देखी थी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन क्या होती है। इसके बाद हमने यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया था कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिसके स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स होते हैं, जिसमें हम लोग विजुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यूजर केस डायग्राम को डिस्कस किया कि यूजर केस डायग्राम को किस तरह हम लोग ड्रॉ करते हैं और किस तरह हम लोग उसको यूजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।